हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस करंट अफेयर सीरीज इज फॉर द प्रीलिम्स 2024। प्रीलिम्स 2024 के लिए 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज है, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। दिस इज 46 लेक्चर, इससे पहले 45 लेक्चर हो गए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स जो होंगे आपको आज डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर करवा देंगे। सबसे पहला जो है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024। ये एक रिपोर्ट होती है बच्चों, है ना। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा रखा है, देखो इसको याद करने के कि कौन इसको लॉन्च करता है ना। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स का मतलब सर कुछ एक तरह से आगे की बात सोच रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कुछ अंदेशा लगा रहे हैं, है ना। अंदेशा 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 लगा रहे हैं। तो अंदेशा को इंग्लिश में लिखो UNDESA, अंदेशा। और यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल अफेयर्स, ये इसका नाम है। तो ये रिपोर्ट जो है वो लॉन्च कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, ये इसको लॉन्च करता है, इस रिपोर्ट को। तो प्रोस्पेक्ट से आप क्या करेंगे, कभी भी आपको प्रोस्पेक्ट दिख जाएगा उसके अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, तो अंदेशा पे टिक लगा दे। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को क्या करती है, लॉन्च करती है, ठीक है। जैसे UNCTAD है और बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक UNCTAD भी आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट यहाँ पर निकालती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये निकाल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024, राइट। अब यहाँ पर क्या कहा है 2024 की रिपोर्ट के अंदर, क्या कहा गया ये समझिए। यहाँ पर ये कह रखा है कि देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी को अगर अभी चलाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपस में लड़ते रहे, सब मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। मिलकर काम करने के साथ साथ फिर हमको क्या करना होगा कि पूरी वर्ल्ड को, अपनी इकोनॉमी को मिलकर बढ़ाना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। यह मतलब सबको साथ में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें होंगी। ऐसे नहीं कि आपस में लड़ते रहो। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है अभी, है ना। इसराइल हमास आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। इसराइल पैलेस्टीन का चल रहा है इशू, और भी बहुत सारे इशूज चल रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप कि यमन जो है वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रही। तो हर जगह अपन को ऐसी बुरी बुरी खबरें सुन रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्ट सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 बोलती है कि भैया मिल बांट के काम करो, ठीक है। कहाँ से लिया ये सब चीजें, कैसे पता चलती हैं? ये देखो वेबसाइट के ऊपर से पूरा हमने यहाँ पर डाला है आपका, कि वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वही सब चीजें, मतलब बहुत ही ऑफिशियल नोट्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसके अंदर से बिल्कुल पिन पॉइंट वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जरूरत है एग्जाम के अंदर, जो कि पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट ने भारत के बारे में कुछ कहा। क्या कहा सर? अच्छा कहा कि बुरा कहा? बहुत अच्छा कहा है। भारत के बारे में इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ना, दैट इज लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग है वो इंडिया को अभी भी है। लार्जेस्ट ग्रोइंग, मतलब सॉरी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में सबसे जल्दी ग्रो जो कर रही है वो भारत कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बताया है कि इन्होंने कहा है कि अब जो 2024 में जो ग्रोथ होगी ना इंडिया की, वो 6.2% यहाँ पर रहेगी। तो आपको ये दो पॉइंट इसके अंदर याद करना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, एक तो ये पॉइंट याद करना है। फिर ग्रोथ इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच 6.2% इन 2024, ठीक है। रोबोस्ट डोमेस्टिक डिमांड, डिमांड बहुत अच्छी होगी भारत के अंदर, डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है, हम ही इतने सारे, ठीक है। तो डिमांड तो हो ही जाएगी। एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा बात करें तो जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया की एशिया है, उसके पर्सपेक्टिव में एक बात कही गई है कि साउथ एशियन कंट्री जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे हर्डल्स है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि डाउनवर्ड प्रेशर फ्रॉम टाइटर फाइनेंशियल एंड फिजिकल कंडीशन के कारण यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आएगा, थोड़ी रुकावट आएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंजेस आ सकते हैं, और रिटर्न ऑफ एल नीनो क्लाइमेट फिनोमेना, जिससे कि क्या है यहाँ पर बारिश कम होगी, ड्रॉट की कंडीशंस आएंगी, इसके कारण इकोनॉमी गड़बड़ा सकती है, ठीक है। ये तो भारत के बारे में यहाँ पर बोला है। पूरा पैराग्राफ मैंने उसके अंदर पढ़ा, इंडिया के रेस्पेक्ट में ये सब चीजें बोली गई है। वैसे तो साउथ एशिया के रेस्पेक्ट में था, फिर उसके अंदर इंडिया आ रखा था, है ना। तो मैं आपको अगेन मैं कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ऑथेंटिक नोट्स हैं, बहुत ही इफर्ट करके बनाए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जनवरी मंथ की बुकलेट जो हमने आपसे प्रॉमिस करी थी कि जनवरी मंथ की बुकलेट हम आपको निकाल कर देंगे, वो निकल चुकी है। डिस्क्रिप्शन में जाओ,
उसको डाउनलोड करो, मस्ती से पढ़ो, बहुत सारी कहानियाँ उसके अंदर दे रखी है, स्टोरी के साथ लर्न करो। इस बार मैंने एक चीज़ और बनाई है कि मान लीजिए कोई टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हिंदी में भी एक स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर, अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर। तो वो सब चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। तो देखो, रिपोर्ट फोरकास्ट ए डिसेलरेशन इन द ग्लोबल डोमेस्टिक, और ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में देखें तो बैंड बजी हुई है ग्लोबली, है ना। तो पहले इन्होंने कहा था कि 2.7% होगी 2023 के अंदर, अब बोल रहे हैं 2.4% होगा, तो डिसेलरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर कोई यहाँ पे लड़ना चाह रहा है अभी के टाइम पर, ठीक है। पेंडेमिक इंड्यूस लॉसेस अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। हाई डेट फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शॉर्टफॉल्स हो रहे हैं। इस कारण से क्या है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, स्लो इंटरनेशनल ट्रेड एंड एन इंक्रीज इन द क्लाइमेट रिलेटेड कैलेमिटीज, जिसके कारण ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर ये बताया गया है कि 2.7% जो पिछले साल थी वो घट के 2.4 हो गई, ठीक है। तो आपको इसमें 3 चीजें याद करनी है, अंदेशा, यूएनसीटीएडी, ये तो एक तो ये याद कर लेना। प्रोस्पेक्ट से अंदेशा पे आ जाओगे, अंदेशा प्लस यूएनसीटीएडी, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको ये याद करना है कि भारत का जो है उन्होंने कराया है प्रेडिक्ट 6.2%, ठीक है, 2024 के अंदर, और भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन्होंने इसके अंदर बताया, ठीक है। ये चीज ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के अंदर उन्होंने कहा है डिसलेरेट हुई 2.4%, 2.7% थी 2003 के अंदर, अब उसको कम करके 2.4% यहाँ पे कर दिया गया है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको पीछे भजन भी सुनाई दे रहे होंगे, अभी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से क्लास ले रहा हूँ और बहुत ही नेचुरल प्लेस पे रह रहा हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नेचर के साथ अलाइन होने की कोशिश करें, हो सकता है वो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ जाए, ठीक है, गानों की आवाज़ आ जाए, ठीक है, कोई यहाँ से व्हीकल जाए उसकी आवाज़ आ जाए, तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अब मैं चाहूँगा कि सुबह सुबह उठकर यहाँ पर आपको पूरा दिखाऊं भाई कि कहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का यहाँ पर है, राइट। तो वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊं, पर अभी अपन अपना सेकंड टॉपिक करते हैं, पीएम यशस्वी स्कीम। यशस्वी का मतलब क्या होता है? यशस्वी बहु मतलब आप ग्रो करें। ग्रो कैसे करेगा आदमी? मैं मान लो गरीब आदमी हूँ, ठीक है, कैसे करेगा ग्रो? एजुकेशन से। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को एजुकेशन मिल ही नहीं रही, तो मेरे को यशस्वी बहु कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा भाई साहब रुको, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? तो बोलेगा भाई अगर तू पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो तेरा एक टेस्ट लूंगा मैं, है ना, और उस टेस्ट से ये पता लगेगा कि हाँ भाई तेरे अंदर टैलेंट है, और फिर मैं तेरे को स्कॉलरशिप दूंगा। तो पीएम यशस्वी स्कीम इज नथिंग बट ए स्कॉलरशिप स्कीम। याद हो जाएगा, एक तरह से थोड़ा सा इफर्ट मारोगे ना, कहानी के अंदर थोड़े से इन्वॉल्व हो गए ना, तो याद हो जाएगा। अभी न्यूज में इसलिए इतने इतने पैसे दिए, ये हमारे काम का कुछ नहीं है, कितने पैसे दिए ये सब छोड़ो, हमको पीएम यशस्वी स्कीम के बारे में समझना है। तो पीएम यशस्वी स्कीम की पहले फुल फॉर्म देख लो। यशस्वी एक क्रिकेटर भी था, यशस्वी, है ना, यशस्वी है ना क्रिकेटर एक, वो भी बड़ा गरीब था। उसको अगर क्रिकेट नहीं, मतलब उसको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती कहीं से, तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो स्कॉलरशिप तक आपको पहुंचना है, उसके आगे हुए याद कराता हूँ देखो, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, दिस इज द अवार्ड, दिस इज द फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब एक टेस्ट होगा साहब, बोले दे दो स्कॉलरशिप, तो पहले पहले टेस्ट तो लो, ठीक है, टेस्ट होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस स्कीम को निकाल रही है। इस स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी है एंगल, वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, वो क्या करेगी, एक टेस्ट लेगी। अब एनटीए क्या होता है, कभी ऐसे पूछ ले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट के अंदर जब हम गए ना, तो एनटीए के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो एनटीए अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आ रहा है। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सेल्फ सस्टेन, अगर हम देखेंगे टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब एक सोसाइटी की तरह है, फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट, है ना, मतलब टेस्ट कंडक्ट कराता है। अच्छा सर, ये कराता है कि टेस्ट कंडक्ट, इसको तो सर दबोचना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं टेस्टों से, राइट, पर टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो अब पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया। अच्छा, स्कॉलरशिप किसको चाहिए होती है? गरीब आदमी को चाहिए होती है स्कॉलरशिप, है ना। अब गरीब आदमी कौन कौन है यहाँ पे? ओबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, नोमेटिक, सेमी नोमेटिक ट्राइब्स, डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप लेते हैं। याद हो रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, 2 लेवल्स पे इसके ये मिलती है, 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास, 11th क्लास के, 9 और 11 क्लास के बच्चे के लिए ही ये है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये किसके लिए है, तो 9 और 11
के बच्चे के लिए है, ठीक है, गरीब बच्चा है, ठीक है, गरीब बच्चा है, यशस्वी बनना है उसको, तो ये स्कीम है जिसके अंदर एक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, जो कि अच्छे अच्छे टेस्ट कंडक्ट कराती है। आई होप दिस इज क्लियर। किस किस को भजन की आवाज आ रही है पीछे से? मंदिर में भजन चल रहा है। जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, सर क्या कमेंट लिखवा रहा हूँ। चलो, इट इज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब स्टूडेंट्स। अब इस स्कीम के कंपोनेंट सुनो। कंपोनेंट्स हम सबसे पहले समझो कि एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, और एक मिलती है, एक कंपोनेंट इसका ये हो गया। दूसरा, ये भी प्री मैट्रिक मिल रही है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी चाहिए होगी, है ना। 9th क्लास में होगा उसको प्री मैट्रिक मिल जाएगी, 11th क्लास में होगा उसको पोस्ट मैट्रिक मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? थर्ड जो इसका है, ये है टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन, टॉप क्लास की स्कूल की एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है। फिर चौथा इसका ये है टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन, 9th 11th पास कर ली, 12th पास कर ली, उसके बाद क्या है? कॉलेज में आएगा तो कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। फिर अब बच्चा ने कहा कि साहब ठीक है, पढ़ने के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप आ गई, रहने को क्या करें? हम रहने को क्या करें? तो रहने के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स बनाए गए हैं, हॉस्टल्स बनाए गए, तो हॉस्टल फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइड। तो ये 5 कंपोनेंट हैं जो आपको इसके अंदर याद रखना है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर द ओबीसी बॉयज एंड द गर्ल्स। ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखनी, ठीक है। तो देखो, अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट्स कैन अवेल ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9 to 10th, है ना, एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर देयर हायर एजुकेशन एट द पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट सेकेंडरी लेवल। वही चीज है ना। स्टूडेंट हु एक्सेल इन देयर स्टडीज, जो टेस्ट होगा उसमें पास होगा, उसको टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी एक तो ये क्लास 9th में होना चाहिए या फिर 11th में होना चाहिए। दूसरा भाई गरीब होना चाहिए, तभी उसको यशस्वी स्कीम मिलेगी। गरीब का एक डेफिनेशन तो ये है कि भाई ये हो कि ओबीसी का, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब। अरे सर, ये तो अमीर लोग भी होते हैं, ओबीसी के अंदर अमीर लोग भी आते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब के अंदर कोई अमीर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एनुअल फैमिली इनकम भी एक क्राइटेरिया है। एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए होना चाहिए, है ना। तो यशस्वी के पापा जी का इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, है ना, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर काय का गरीब, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डिनोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब, यहाँ पे याद करें एससी एसटी इस तरह से नहीं लिखा गया है, ठीक है। पेरेंट्स और गार्जियंस, एनुअल इनकम इज नॉट मोर देन द 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए। स्टडिंग इन टॉप क्लास स्कूल्स इन क्लास 9 और 11, ठीक है। एंटाइटलमेंट कितना पैसा मिलेगा? अप टू 75,000 पर एनम फॉर क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक, है ना, वो प्री मैट्रिक, है ना। और ₹1,25,000 per annum for class 11th and 12th, covering the school fees, covering the school tuition fees, hostel fees, इसके अंदर इस तरह से कवर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट सॉरी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अच्छा, ये जो है ना, ये सब कुछ अरेंजमेंट कौन करवाएगा? अरेंजमेंट करवा रहा है ये टेस्ट वेस्ट को, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग जो इम्प्लीमेंट कर रही है इसको, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस होगा, ठीक है। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो आप यहाँ पर याद रखिए, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इसको पूरा का पूरा संभाल रही है, ठीक है। पर इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक साहब। तो यहाँ पर देख लो, दिस स्कॉलरशिप शैल बी अवेलेबल फॉर द स्टडीज इन द इंडिया ओनली, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाहर जाके पढ़ने का मन आ गया यशस्वी साहब का कि नहीं साहब अब तो हम बाहर जाके पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, इंडिया के अंदर ही है। एंड विल बी अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी टू विच द एप्लीकेंट एक्चुअली बिलोंग्स, दैट इज परमानेंटली सेटल्स। उसकी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यहाँ पर इसको क्या करेगी? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये यशस्वी, यशस्वी नाम से आप सोच लो, एक क्रिकेटर जो कि बहुत गरीब था, उसका इंटरव्यू देख लेना, ठीक है। वो पढ़ना चाहता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो उसने क्या करा? एक टेस्ट दे दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टेस्ट ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको कंडक्ट कराया, फिर टेस्ट ले लिया, उसके बाद क्या करा? उसने टेस्ट में पास हो गया, टेस्ट में पास हो गया तो उसको प्री मैट्रिक भी मिल सकती है, पोस्ट मैट्रिक भी मिल सकती है, हॉस्टल की फीस और ये सब चीजें इसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टी का मतलब समझ में आ रहा है? चाय बगान, चाय, चाय जो होता है ना, चाय, चाय, ठीक है। चाय
का एसोसिएशन भारत का बहुत पहले बना था, अंग्रेजों के जमाने का एसोसिएशन है, ठीक है। तो अभी उन्होंने कहा है कि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि इंडियन टी इंडस्ट्रीज जो है ना वो थोड़ा सा उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की हमको जरूरत है। उतना जिस मोटिव से टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया गया था वो मोटिव क्या है, सक्सेसफुल हो नहीं रहा है, ठीक है। So tea association of india predominantly an association of north india indian tea producer in organized sector of the indian tea industry। अब देखो हुआ क्या था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हुआ ये था कि एक समय पे जब भारत के अंदर अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों का ना टी का बहुत वो था शौक, है ना, क्योंकि टी वहां पर लेके जाते थे वो, कहाँ पे, अपने लंदन के अंदर सर्दी वर्दी पड़ती थी उसके लिए, राइट। तो भारत के अंदर टी का प्रोडक्शन अच्छा होता था, तो अंग्रेजों से लड़कर ये भाई अंग्रेजों ने क्या करा था, अपना पूरा कंट्रोल टी के ऊपर बनाया था। पर कुछ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्वदेशी, जिनके अंदर स्वदेशी स्वदेशी वाला था, उनको बहुत ही था कि हम अपना खुद का खोले, कोई खुद का एसोसिएशन खोले, ठीक है। खुद हम क्या करें, खुद हम इनोवेशंस करें इसके अंदर, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी नहीं ऑब्वियसली उनको, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो खुद अपना अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे 5 लोग हैं, वो सोचे यार अब गवर्नमेंट तो है ब्रिटिशर्स की, हमको अपनी स्वदेशी वाली टी गार्डन्स खोलने चाहिए। तो बोले यार अब अपन को मिलकर काम करना है, तो मिलकर एक एसोसिएशन बनाकर फिर हम काम करते हैं, और फिर गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो हम आपस में अपना साथ वाथ देके एक अच्छा एसोसिएशन बना लेंगे, दैट इज नोन एज टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। तो देखो ये मैं पढ़ देता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, सम ऑफ द डेयरिंग, है ना, इंडियन एंटरप्रेन्योर फायर्ड बाय द नेशनल स्पिरिट, जिसके अंदर नेशनल स्पिरिट था, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, एंटर द फील्ड ऑफ द टी इंडस्ट्री इन द नॉर्थ इंडिया विद ए मिशनरी zeal, right, they put their heart and soul into the tea fields which they developed almost with their own, ठीक है, in remote area without having much technical skills, without technical support of government, ठीक है। इन डूइंग सो उनको बहुत सारे कंस्ट्रेंट फील हुए, तो उनको रियलाइज हुआ कि यार हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपना, है ना, कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और दैट इज नोन एज टी एसोसिएशन। तो टी एसोसिएशन देखो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब ये भारत का उस समय ये बन गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों के टाइम पर। तो जब भारत आजाद हुआ तो 1956 के अंदर एक हमने इसको क्या करा, इसको एक रिकॉग्निशन दिया। तो देखो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ इंडिजिनियस टी प्लांटर हेल्ड ऑन द 27th January 1956 with a view to protect their common interest and to foster trade, commerce and industry connected with the tea, है ना। इन लोगों ने क्या करा, एक अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर एक एसोसिएशन यहाँ पे बना लिया। और अच्छा, ये लोग जो थे आजादी के टाइम, जो इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम क्या कर रहे थे कि आपस में बातचीत करके इन्होंने एक एसोसिएशन अपना इस तरह से इसके अंदर बना लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए हु कैन बिकम ए मेंबर, कौन मेंबर बन सकता है इसका, एनी पर्सन 18 ईयर एंड अबोव एंड एनी फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेशन और एसोसिएशन ओइंग ए टी स्टेट और टी गार्डन एनीवेयर इन द इंडिया इन द कन्वेंशनल और कॉर्पोरेट नेम इज एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। From proprietor partnership companies cooperative engaged solely in the manufacturing of the tea anywhere in India in their conventional और corporate time। तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए या उससे ऊपर, या फिर कोई फर्म, कंपनी, ये सब जिसके पास अपना खुद का टी गार्डन हो, ठीक है, या टी स्टेट हो, जगह हो, ठीक है, एनीवेयर इंडिया या किसी भी इंडिया के अंदर हो सकता है। अब देखो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंटली आप ये देखिए नॉर्थ के अंदर ही टी उगती है, ठीक है, बिकॉज हिली एरियाज के अंदर, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज जैसे आसाम और इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज उसका वहीं पे उसका उगना होता है, राइट। कभी हम टी के बारे में आपको पढ़ा देंगे कि टी के अंदर क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, राइट। ये भी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऐड कर देता, अभी करा नहीं मैंने इसमें, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बट ये ऑल ओवर इंडिया की है, ऐसा नहीं कि किसी के पास टी गार्डन हो, तो ऑल ओवर इंडिया मतलब एग्जाम में आ जाएगा ना, तो एनीवेयर इन इंडिया, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। कहीं आप नॉर्थ इंडियन ट्री ट्रेडर्स ही लिख दे, ओनली टू द नॉर्थ इंडियन ट्री ट्रेडर्स, ऐसा कुछ लिख दे तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। अब देखो अलायंस है, अलायंस मतलब कोई मिलकर कर रहा है काम, और इंडिया आ गया तो फिर इंडिया तो है ही। दूसरा कौन है, दूसरा है गुफा, डेनमार्क, गुफा के अंदर मार्क है किसके, शेर के, ठीक है। इंडिया और डेनमार्क क्या कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, भारत ऐसे सोचो कि ग्रीन फ्यूल जो है ना वो किसी एक गुफा में पड़ा है, ऐसे समझ लो, है ना। तो भारत उसकी गुफा के अंदर घुस के, है ना, मार्क देख के जा रहा है, और फिर गुफा में से ग्रीन फ्यूल को निकाल के लेकर आ रहा है। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया यहाँ पर इस तरह से आप इसके अंदर देखें। डेनमार्क आपको याद कराने के लिए सब कहानी मैं बता रहा हूँ। डेनमार्क अनाउंसेस अलायंसेस ऑन द ग्रीन फ्यूल इन इंडिया
इस तरह से उसने भी अनाउंस कर दिया है। ये बहुत पुरानी बात है, 2020 में इन्होंने डिसाइड करा था भारत और डेनमार्क ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस के अंदर कि हमको एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए जिससे कि ग्रीन फ्यूल को हम क्या करें, हम एक अलायंस करें जिससे ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करा जाए। ठीक है, तो ये देखिए पुरानी बात है, GFAI इज ए पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइंड इन 2020 बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। अभी डेनमार्क ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि हमारा भारत के साथ ये सब चीजें हो गई है, ग्रीन फ्यूल अलायंस हो गई है। अलायंस इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। कौन कौन सी टू कंट्रीज? इंडिया और डेनमार्क। ठीक है, इन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर्स एंड एडवांस इट्स जॉइंट ग्लोबल गोल टुवर्ड द कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब देखो GFAI जो बनाया है ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले भारत ने भी कुछ वादे करे थे, कस्में वादे प्यार वफा। ठीक है, और इसके बाद डेनमार्क ने भी करे थे। तो बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पर ये आया है GFAI। ठीक है, जिसके अंदर भारत के भी जो वादा है और डेनमार्क का भी जो वादा है जो उनको निभाना है ना, वो इसके अंदर रहेगा। जैसे हम देखें कि इंडिया ने कहा था कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे बाय 2070। ठीक है ना, और दूसरा डेनमार्क ने कहा था है स्टॉप द ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग 2024 की रैंकिंग में, ग्लोबल परफॉर्मेंस रिपोर्ट रैंकिंग के अंदर इसने क्या करा है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग। बताओ क्लाइमेट परफॉर्मेंस है ना, इंडेक्स कौन निकालता है? याद करवाया तो बहुत ही अच्छी ट्रिक से, परफॉर्मेंस हो रही है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। याद करो, वॉच इंस्टीट्यूट, याद आया कुछ? लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, लिख दो, देखिए कौन कौन को याद रहता है। तो देखो मीनवाइल डेनमार्क हैज टॉप द ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस रैंकिंग 2024 एंड इज आल्सो ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। तो कई भूले भटके आपसे ये पूछ ले कि भारत कार्बन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव करेगा, तो 2070 तक करेगा। और डेनमार्क कभी नहीं पूछेंगे, पर फिर भी GFAI के अंदर रेफरेंस में पूछ सकते हैं, तो 2050 तक करेगा डेनमार्क। ठीक है, अब क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग एन इकोसिस्टम दैट एनकरेजेस कोलैबोरेशंस अमंग द बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंटिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर, सबको एक साथ लेकर आओ और कहो कि भैया हमको ग्रीन फ्यूल के ऊपर हमको क्या करना है, प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, ये सब लोग मिलकर काम करें। ठीक है, तो जो डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कहा है कि हम GFAI इनिशिएटिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसकी 9 ऑर्गेनाइजेशंस ने बोल दिया है कि हम यहाँ पर वो चीज़ ग्रीन फ्यूल को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और ग्रीन फ्यूल के ऊपर रिसर्च करेंगे, ये सब चीज़ें, कोलैबोरेशन बिजनेस गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर। तो ये क्या है, कंपनीज है जिन्होंने कहा है कि ठीक है साहब हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, और ये ही फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पर हो गई हैं डेनमार्क के अंदर, राइट। फिर GFA एडवाइजरी बोर्ड देखें, बोर्ड मेंबर इंक्लूड इंडिया हाइड्रोजन अलायंस IHA। ठीक है, एनर्जी कंसोर्टियम एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मद्रास, डेनिश एनर्जी एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रीन। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर ये लोग हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक बहुत ही प्यारे से एनिमल के बारे में बात करता हूँ, लाफिंग गुल्स। ठीक है, लाफिंग गुल, गुल खिला रही है, ठीक है, लॉफ कर कर। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इसका नाम जो है लाफिंग गुल्स क्यों पड़ा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जब है ना, जैसे पुकारती है ना, एक दूसरे को बुलाते हैं आपस में, वो बहन इधर आ, तो बहन इधर आए तो ऐसे बोलती है, तो खी ऐसे करके करती है, तो ऐसा लगता है कोई इंसान हंस रहा है खी करता करता। आप इसको है ना 1 मिनट का वीडियो कुछ है इसके अंदर है ना, शॉर्ट सा, देखिए लाफिंग गर्ल्स लिख देना उसके ऊपर। ठीक है, तो आप देखना उसको, सुनना एक बार, मैं इसमें प्ले नहीं कर सकता, आप एक बार सुन लेना। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होता है, वो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। रिसेंटली लाफिंग गुल एक माइग्रेटरी बर्ड जो है, ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एट द चितरी एस्चुरीज इन द कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसलिए क्या है न्यूज के अंदर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, लाफिंग गुल्स क्या है, ये लो पेन, पेन फिर से वर्क करना बंद हो गया है, चलो हो रहा है। तो ये है, ये देखो, ये अब इसको देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट है ये एक तरह से, है ना, ऊपर से इस तरह से। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द बर्ड इज नोन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स, एक दूसरे को बुलाती है तो लाफ्टर लाइक कॉल्स विच रिसेंबल ह्यूमन लाफ्टर, जैसे ऐसा लगता है आदमी हंस रहा है
है ना, वो एक दूसरे को खी और भाई कोई आदमी डर जाए, भाई कौन है पीछे, पीछे देखो तो कोई नहीं, नीचे छोटी सी चिड़िया खी कर रही है, ठीक है। रात में, रात के अंधेरे में मान लो ऐसा हो जाए तो क्या हुआ आपके साथ। These are medium sized gulls with fairly long wings and long legs, देख सकते हो यहाँ पर टांगे लंबी हैं, विंग्स भी फेयरली लॉन्ग विंग्स एंड लॉन्ग लेग्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ग्रेसफुल लुक रहता है इसके अंदर व्हेन दे आर वॉकिंग, फ्लाइंग और वॉकिंग, ठीक है, आता होगा भाई। दे हैव शॉर्ट और फेयरली लॉन्ग बिल्स, ठीक है। दे टेक 2 to 3 years टू गेन द एडल्ट प्लमेज, ठीक है, 2 से 3 साल में ये एडल्ट हो जाते होंगे, राइट। हैबिटाट अगर हम इसके हैबिटेट अगर हम देखेंगे इसके अंदर, दिस आर द कोस्टल स्पीसीज एंड आर ओनली ओकेजनली सीन वेरी फार इनलैंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कंट्रीज हैं जिसके अंदर नदर्न साउथ अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये अभी हम कासरगोड के अंदर यहाँ पर दिखी तो लोगों को लगा कि भाई ये कहाँ से आ गई माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है, बहुत दिनों बाद आई थी, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अपॉर्चुनिस्ट नहीं, अपॉर्चुनिस्ट कार्निवोरस, ठीक है, एंड स्कैवेंजर्स, मतलब कि किसी और को नहीं खाने देना, खुद ही खाना, सेल्फिश, ठीक है। दे ईट मेनली फिश, शेलफिश, ठीक है, क्रैब्स, मॉल्स्क और इंसेक्ट्स, बर्ड्स एग्स एंड यंग बर्ड्स, है ना, दूसरे के अंडों को तक को खा जाती है, इतनी अपॉर्चुनिस्ट है ये, ठीक है, लाफिंग गर्ल्स। अब लाफिंग गर्ल्स क्या है कि हर वक्त हंसती रहती है, हर वक्त हंस रही है, लाफ ही लाफ कर रही है, बुला रही है तो भी हंस रही है। तो लोग कहते हैं यार ये क्या हंसती है, मतलब उसको दुनिया से कोई कौन है, कौन ऐसा बंदा है जो हर वक्त हंसता रहे, है दुनिया तो आपको हंसने नहीं देंगी। तो जिसको दुनिया की फिक्र ना हो, जो लीस्ट कंसर्न हो भाई दुनिया के खिलाफ, दुनिया के प्रति, है ना, IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, ये याद कराना था बस मेरे को आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली बच्चों। एक बात याद रखो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके अंदर बहुत सारा माल मैटर मिलेगा आपको, ठीक है। पहला तो आप बुकलेट डाउनलोड कर लेना जनवरी मंथ की, ठीक है। दूसरा आप ये डेमो वीडियोस देखो, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर वो डेमो वीडियो ज़्यादा पसंद आ जाए तो कोर्स खरीद लो, बहुत सस्ते में कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, अभी जब तक कि हम ट्रूस पीरियड में चल रहे हैं, राइट। तो और इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, हाँ, हम आपके लिए 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की सीरीज की बुकलेट निकालेंगे। बुकलेट बुकलेट हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मतलब मज़ा आ रहा है बुकलेट बनाने में, बहुत रिसर्च करना पड़ रहा है पर मज़ा आ रहा है। तो मैं सोचा 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की बुकलेट ही निकाल दूँ, जैसे और इंस्टीट्यूट निकालते हैं 1 साल की, हम 1.5 साल की निकालते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 तो थोड़ा मैंने लगा रखा है, एक दो जो टीम मेंबर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो पार्ट 1 तो जल्दी रिलीज हो जाएगा, पार्ट 2 के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मेरे को याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।